नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे पुर्तगालियों के भारत आगमन की। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करने वाले हैं डचों के भारत आगमन की। इस अध्याय को शुरू करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि डच मूलतः हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे और 1596 ईस्वी में कार्नेलिस द हस्तमान के नेतृत्व में पहला व्यापारिक दल डच व्यापारिक दल इंडोनेशिया पहुंचता है। वहां पर कार्नेलिस द हस्तमान वहां के एक छोटे से राज्य बांटम के राजा से कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इस घटना से उत्साहित होकर उसके बाद डच व्यापारिक दलों के भारत आगमन का क्रम आरंभ हो जाता है। 1596 से लेकर 1601 ईस्वी तक लगभग 15 व्यापारिक दल इंडोनेशिया पहुंचते हैं। ओम प्रकाश चौटाला साहब, जो कि डच व्यापार और डच इतिहास के प्रमुख इतिहासकार माने जाते हैं, उनके शब्दों में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो डच मूलतः काली मिर्च और वैसे मसालों की तरफ आकर्षित हुए थे जो केवल और केवल उस समय इंडोनेशिया में उपलब्ध थे। इस प्रकार उनका व्यापारिक केंद्र कहीं न कहीं इंडोनेशिया था आरंभिक दौर में। इससे उत्साहित होकर, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 15 व्यापारिक दल इंडोनेशिया पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से डच सरकार ने 1602 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। ये बहुत छोटी छोटी कंपनियों का एक सम्मिलित स्वरूप था जिसको एकीकृत स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की गई डच सरकार के द्वारा, नीदरलैंड सरकार के द्वारा। उस कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड रखा गया था। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, उस कंपनी का नाम रखा गया था। इसके निदेशक मंडल में 17 साझीदार थे। इस कंपनी को हॉलैंड की सरकार की तरफ से स्पष्ट अधिकार दिए गए थे जो कि सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अर्थात इनको सामरिक के साथ साथ व्यापारिक अधिकार भी दिए गए थे कि जहां आवश्यकता पड़े व्यापार के दौरान, व्यापार करने के दौरान वहां पर ये सामरिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे। अर्थात इनको हॉलैंड की सरकार का राजनीतिक समर्थन प्राप्त था। ये इस कंपनी की सबसे प्रमुख विशेषता थी। इससे उत्साहित होकर यह कंपनी इंडोनेशिया की तरफ आकर्षित हुई, जो कि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों का एक सम्मिलित एकीकृत स्वरूप था। वहां इंडोनेशिया पहुंचने के बाद इन्होंने सबसे पहले पुर्तगालियों को सबसे ज्यादा आघात पहुंचाया। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि पुर्तगालियों के हिंदुस्तान में साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में एक कारण डच और अंग्रेज भी थे। इंडोनेशिया पहुंचने के साथ ही बांटम के राजा के साथ समझौता होता है और धीरे धीरे 1602 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद कंपनी नियमित रूप से इंडोनेशिया आना शुरू कर देती है और इसके बाद 1605 ईस्वी में इन्होंने पुर्तगालियों से अंबायना जीत लिया। यह एक छोटा सा राज्य, छोटा सा शहर हुआ करता था जहां पर पुर्तगाली प्रमुख रूप से व्यापार किया करते थे। उस अंबायना पर इन्होंने अधिकार कर लिया और यह कहीं न कहीं पहला आघात था पुर्तगालियों के साम्राज्य पर। इसके बाद 1605 ईस्वी में, इसके बाद 1619 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जकार्ता पर अधिकार किया, डचों ने जकार्ता पर अधिकार किया और वहां पर बैटेविया नामक शहर की स्थापना कर दी। वो शहर राजनीति से ओतप्रोत नहीं था, वो शहर मूलतः इनके व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था उस समय।
चूंकि उस समय इनको पूरा घूमकर समुद्री मार्ग से सीधे इंडोनेशिया पहुंचना पड़ता था और ये पुर्तगालियों की व्यापारिक प्रणाली से भली भांति परिचित थे, इसलिए इन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर भी व्यापारिक कोठियां खोलने का प्रयास किया था। क्या कारण कि वहां से आसानी से ये सड़क मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर आते और वहां से फिर समुद्र के मार्ग से अपने देश निकल जाते। इसलिए वादेर हेग, जो कि डच सेनापति था, सेना नायक था, उसके नेतृत्व में सबसे पहली बार सूरत में और मालाबार तट, ध्यान दीजिएगा, मंगलूर से कन्याकुमारी तक का वर्तमान भाग जो है वो हमारा मालाबार तट था। तो मालाबार तट पर इन्होंने व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर ये असफल हो गए। लेकिन वादेर हेग, इतिहास में वादेर हेग का नाम लिया जाता है क्योंकि अगर उस समय वह पीछे हटता तो शायद डच यहां पर स्थापित नहीं हो पाते। वादेर हेग ने प्रयास नहीं छोड़ा और उसी वर्ष 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टम में सूरत में प्रयास किया, वो प्रयास असफल हो गया। मालाबार तट पर प्रयास करने का, कोठियां खोलने का प्रयास किया इसने, लेकिन वहां भी यह असफल हो गया। उसके बाद इसने प्रयास करना नहीं छोड़ा और अंततोगत्वा मुसलीपट्टम में व्यापारिक कोठी खोलने में इसने सफलता पाई। उसी वर्ष 1605 ईस्वी में पोत्तोपल्ली में डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी खोल दी, पोत्तोपल्ली। उसके बाद पुर्तगालियों को पराजित करने का और इनकी व्यापारिक कोठियों के विस्तार का एक सिलसिला, एक क्रम चल पड़ा, जो आगे बढ़ जाकर 1759 तक यह निरंतर बढ़ता चला गया। इस बीच में पुर्तगाली पतन की ओर बढ़ते चले गए। बहुत सारे कारण उसके लिए उत्तरदायी भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके विस्तार का क्रम इसके बाद बढ़ता चला गया। आइए देखते हैं एक एक करके किस प्रकार इन्होंने अपनी कोठियों की संख्या बढ़ाई। वादेर हेग के नेतृत्व में 1605 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन वह असफल प्रयास सिद्ध हुआ। लेकिन इन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा और 1616 ईस्वी में ये सूरत में कोठी खोलने में ये सफल हो गए। 1616 ईस्वी में अंततोगत्वा इनको सफलता मिल गई। उसके बाद 1627 में बंगाल में इनकी पहली कोठी हुगली में खोली गई थी, हुगली के निकट पिपली में, 1627 ईस्वी में। 1641 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके इन्होंने पुलिकट में विमलीपट्टम में व्यापारिक कोठी खोली। इसी दरमियान इन्होंने इससे पहले ही 1610 ईस्वी में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी पुलिकट में खोली थी, जहां पर ये सोने का सिक्का ढाला करते थे, जिसको पैगोडा भी कहा जाता है। इस प्रकार इन्होंने कई कोठियां खोली। 1643 ईस्वी में चिनसुरा में, बंगाल के निकट चिनसुरा में इन्होंने व्यापारिक कोठी खोली। बाद में जब अंग्रेजों के साथ साथ इनको भी दुर्गीकृत करने का अधिकार दिया गया, तो वहां पर इसी चिनसुरा में जो कोठी खोली गई थी, उसी कोठी को इन्होंने दुर्गीकृत किया और वह किला गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाना गया। अर्थात इसी कोठी को
गुस्तावस फोर्ट से इन्होंने दुर्गीकृत किया। जिस प्रकार पुर्तगाली यहां पर व्यापार करने की दृष्टि से आए थे और बहुत कुछ हमें देकर चले गए, उसी प्रकार डच भी यहां पर आए और बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें दी। जैसे सबसे पहले भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। क्योंकि समझने का प्रयास कीजिएगा कि इससे पहले पुर्तगाली जो आए थे तो पुर्तगाली यहां से कच्चा माल लेकर जाते थे, मसाले उनकी प्राथमिकता थी, मसालों का निर्यात उनकी प्राथमिकता थी। कपड़ों के लिए वो यहां से कच्चा माल लेकर जाते थे और अपने देश में तैयार करते थे। यहां पर पुर्तगालियों ने वस्त्र का निर्माण नहीं किया, डच यहां के कारीगरों की सहायता से यहां पर वस्त्र का निर्माण करते थे और उस वस्त्र को अर्थात भारतीय कला से ओत-प्रोत उस वस्त्र को वो यहां से अपने देश ले जाते थे और वहां पर बेचकर व्यापार किया करते थे। तो यह फर्क था पुर्तगालियों और डचों में। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय पुर्तगाली और डचों को दिया जाता है। इसके लिए इन्होंने कासिम बाजार में इन्होंने रेशम की चक्री भी खोली थी। कासिम बाजार में इन्होंने रेशम की चक्री भी खोली थी। इनके व्यापारिक कोठी के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। भारत में दैनिक वेतन भोगी रखने वाली पहली विदेशी कंपनी यही थी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और एक बात और, सबसे ज्यादा उस समय तत्कालीन स्थिति में अगर किसी यूरोपियन कंपनी ने अगर अपने साझीदारों को सबसे ज्यादा लाभ दिया तो वो डच कंपनी थी, अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड थी। इसने अपने साझीदारों, जो 17 साझीदार थे, उनको इसने तत्कालीन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा, ऐसा माना जाता है कि इसने 300 गुना ज्यादा लाभ दिया था अपने 17 साझीदारों को। 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से इनका सामना हुआ और ये पराजित हुए और इसके बाद ये कहीं ना कहीं भारत से प्रभावहीन हो गए। अर्थात वेदरा का युद्ध इनके अस्तित्व के, भारत में इनके अस्तित्व के लिए कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। वेदरा बंगाल में स्थित था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।